is a special broadcast on the new discharge policy that was announced by the Government of India a few days back in early May for the discharge of COVID-19 patients from various hospitals. Why was this needed, and has this policy taken into account the possibility of transmission from such patients who are discharged from hospitals? We'll be talking about that with a distinguished panel of guests. I'm Munmun Bhattacharya, and with me is my colleague Aachan Gulati Gumbar. शुक्रिया मुनमुन। तो ये जो नई डिस्चार्ज रिवाइज्ड पॉलिसी है, इसके मायने क्या हैं, क्या प्रमुख बिंदु हैं? बहुत सी ऐसी असमंजस की बातें होंगी जो आपके मेरे तमाम जो लोग हैं उनके दिल में होंगी, और जो पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है विशिष्ट मेहमानों का, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनसे इस रिवाइज डिस्चार्ज पॉलिसी पर मंथन करें ताकि आप तक हम वो सही सटीक जानकारी पहुंचा पाए। लेकिन उससे पहले एक अपील जो इस मंच के माध्यम से लगातार हम आपसे करते आ रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ, ताकि लॉकडाउन 4.0 जो है उस दिशा निर्देशों का आप पालन करें। और ये पालन करना क्यों जरूरी है? ताकि हम उस चेन को तोड़ने में कामयाब हों जिसके लिए लगातार भारत कवायद कर रहा है। तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन आईसीयू क्रिटिकल केयर मेदांता हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आर गंगाखेडकर जी, हेड ईसीडी आईसीएमआर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है डॉक्टर गंगाखेडकर की, जो हम ये रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं जिस पर ये पूरा शो बेस्ड है, इसके प्रमुख केंद्र बिंदु हैं क्या आखिर? प्रमुख केंद्र बिंदु हमको कुछ दो चार चीजें पहले पुरानी बोलता हूँ जी। सबसे पहले क्या था कि किसी को अगर डिस्चार्ज करना है तो उसको डिस्चार्ज हम कब कर पाए? उसको उसके 2 RT-PCR टेस्ट 24 घंटे के अंतर से अगर निगेटिव आए तो उसको हम डिस्चार्ज कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारा दूसरा इशू क्या खड़े हुआ कि RT-PCR टेस्ट ये इंसान में पॉजिटिव काफी दिन तक रह सकता है। पेशेंट सब ठीक होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में वो PCR टेस्ट निगेटिव नहीं आ रही है करके पड़े रहता था। अच्छा। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे गले में जहां ये विषाणु जाता है, जिन पेशियों में रहता है, उन पेशियों की जिंदगी ये 3 महीने की होती है। अब अगर समझो मेरे शरीर में का विषाणु मर भी गया तो भी वो पेशी के अंदर पड़े रहेगा, और ये RT-PCR टेस्ट उसको मरे वाला विषाणु और जिंदा विषाणु इसमें फर्क नहीं आता। तो वो क्या बताएगा? वो टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन वो सही मानों में उसको पॉजिटिव समझे क्या? सही मानों में नहीं समझ सकते, क्योंकि ये विषाणु मरा हुआ रहता है। तो उसमें कुछ स्टडीज हुए, वो स्टडीज में ये पता चला कि जिस किसी को लक्षण है उस इंसान को उसके लक्षण अगर चले गए 3 दिन उसको कोई लक्षण नहीं रहा, जैसे बुखार है तो बुखार अगर 3 दिन बगैर क्रोसिन लिए वो खुद ब खुद ही कम हुआ था, ये जब रहेगा तो उस वक्त उसके शरीर में विषाणु जिंदा पाया नहीं जाएगा, जिसको हम कल्चर नहीं कर पाए। जो ट्रांसमिशन जो होता है ना, एक से दूसरे को जो बीमारी लगती है, वो बीमारी में वो विषाणु जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रहना चाहिए हमको कैसे समझता है कि हमने अगर वो थ्रोट स्वैब लिया और उसको कल्चर किया। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे ब्लड कल्चर होता है, यानी वो विषाणु को शरीर के बाहर लेके कोई पेट्री डिश के वजह से, इसमें ये सादी भाषा में बोल रहा हूँ, ये कोई लैब वाले को बोलने के ऐसा हिसाब नहीं है। एक प्लेट के अंदर उसको खाने पीने की चीजें अगर उसको जो लगती है वो अगर डाल दूं तो वो अगर बच्चे पैदा करना शुरू करे तो वो जिंदा विषाणु है। तो किसी एडमिट हुए वाले सिम्टम्स रहे वाले इंसान को 3 दिन के बाद में अगर हमने स्वैब लेके इस किस्म की टेस्ट की तो वो टेस्ट में ये पता चलता है कि ये विषाणु जिंदा नहीं है, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं करता है। अगर ऐसा है तो ये विषाणु दूसरे को लगेगा भी नहीं, क्योंकि जो विषाणु मरा हुआ है वो दूसरे को कैसे लगेगा? वो जाके गिर सकेगा, लेकिन गिरने का मतलब कुछ नहीं होता है, विषाणु बीमारी नहीं लगेगी उसको। तो उसके आधार पे, और 2 अलग अलग स्टडीज हुए, उसके आधार पे ये डिसीजन लिया गया कि ये जो डिस्चार्ज पॉलिसी सिंपल थी ना, कि 2 RT-PCR 24 घंटे के अंतर से करे, इसको बदला जाए। जो मामूली सिम्टम्स लेके आ रहे थे या जिनको लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके लिए अलग गाइडलाइन,
जिनको मॉडरेट सिम्टम्स थे उनके लिए अलग गाइडलाइन, और जिनकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी है उनको अलग से गाइडलाइन दी है। We'll now get into what exactly is the new discharge policy. What you've told us is the premise of the new discharge policy. You've told us that we were seeing false positives in a sense of RT-PCR because the virus was dead. It was not alive in the body, yet RT-PCR tests were showing positive results, and that is why it was important to change the new discharge policy, and hence the new discharge policy has come up. Dr. Randeep Guleria, Director AIIMS New Delhi, is now joining us virtually. Welcome, Dr. Guleria, to DD News and DD India. Now, your thoughts on the new discharge policy? Do you welcome this, or would you say that the previous policy was better? Dr. Ganga Khetkar here in the studio was explaining to us the rationale behind the new discharge policy. So I think as we learn more and more about the virus and how it evolves, we have to change our strategy. And also as we see how can we decrease the load in the hospital, at the same time protecting our population and our patients. So what we've learned over the last 2-3 weeks is that the positivity of the RT-PCR, which was considered a gold standard to say that you have now become negative and therefore you are not infectious, is probably not true, because as has already been said, the virus which is dead can still be picked up by the RT-PCR or method, but the person is non-infectious. So if we have a time range of 10 days and for 3 days you are asymptomatic, especially those who have mild illness, they are the ones who don't need to be in hospital. They can go at home. We advise them to rest at home for 7 days, not to go out so that they don't exert themselves. They should use all the infection control measures that we are already asking everyone to do, and that will actually make them feel better because they are outside the hospital, they're in their home environment, and it will also be able to decrease the load on the hospital, which was not required. So I think we are learning a lot. We're also learning that you can spread the disease even 2 days before you become symptomatic, so pre-symptomatic. So our strategy will keep changing in terms of quarantine, in terms of isolation, and in terms of sending people home as far as the discharge policy is concerned, based on the data that emerges. जी बोलिए सर। अभी जो डेटा है उसमें ये क्लियर है कि जो वायरस है वो 7th या 8th माइल्ड लोगों में 7 या 8वें दिन बाद वो वायबल नहीं होता. इट्स अ डेड वायरस. इट डज नॉट ग्रो ऑन कल्चर एंड देयरफॉर इट कैन नॉट इन्फेक्ट अदर्स. इट्स अ नॉन इन्फेक्शियस थिंग. तो कई दफा पहले ऐसे होता था कि हम कई पेशेंट्स को 3 हफ्ते 4 हफ्ते रखते थे क्योंकि उनका RT-PCR ही पॉजिटिव आया जा रहा था जी. और वो पेशेंट घर हॉस्पिटल में है, आइसोलेशन में है, लेकिन दे आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रखा जा रहा था. अब जो डेटा है उससे ये क्लियर हो रहा है कि उनको हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस के पार्टिकल्स हैं या डेड वायरस है जो कई लोगों में कई हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन इसका कोई इन्फेक्शन स्प्रेड करने की चांसेस नहीं है. इसलिए मेरा ये मानना है कि दिस इज अ वेरी वेलकम पॉलिसी एंड दिस इज इन ट्यून विद एज साइंस हैज प्रोग्रेस्ड एंड गिवन अस मोर इन्फॉर्मेशन. डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से रिवाइज्ड पॉलिसी है, इसके मायने उन मरीजों के लिए क्या हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और साथ ही साथ क्वारंटीन हैं, अगर तो उस हिसाब से ये पॉलिसी किस तरह से काम करेगी उन लोगों के लिए? तो जो लोग शुरू से होम आइसोलेशन पे हैं वो शुरू से इन्फेक्शियस थे और उनका जो ड्यूरेशन है वो अभी भी 2 ही हफ्ते रहेगा जी. लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर वो ठीक रहते हैं और 7 से 10 दिन निकल जाते हैं तो चांस ऑफ इन्फेक्टिविटी डज कम डाउन, लेकिन वी आर नॉट श्योर इन देम कि वो कब उनका ट्रांसमिशन कब शुरू हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड कब तक है और वायरल शेडिंग कब तक हो रही है. इसलिए उनके लिए जो पॉलिसी है वो 2 हफ्ते वाली है. इन लोगों के लिए कि 10 दिन बाद वो घर जा सकते हैं, 7 दिन उनको घर पे ही रेस्ट करना है. इतना स्ट्रिक्ट आइसोलेशन वाली फैसिलिटी उनके लिए जरूरत नहीं है, जिससे हम पॉजिटिव केसेस के लिए कह रहे हैं. दोनों में एक अंतर है. जो हम होम आइसोलेशन उनके लिए कह रहे हैं वो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं एंड आर वांटिंग टू आइसोलेट एट होम बिकॉज दैट फैसिलिटी इज अवेलेबल. उनके लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि दे आर इन्फेक्शियस. और इसलिए जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस हैं कि आपका बाथरूम अलग होना चाहिए, एक ही केयर गिवर होना चाहिए, बर्तन आपके अलग होने चाहिए, वो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्टली लागू है. लेकिन ये जो पेशेंट्स हैं जो 10 दिन के बाद घर जा रहे हैं, इनको हम ये मान रहे हैं कि ये इन्फेक्शियस नहीं है अब, तो इनको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है
जैसे हम कह रहे हैं, लेकिन इनको इतना स्ट्रिक्ट होने की हमें जरूरत नहीं है। घर पे उनको रेस्ट करना है, मास्क लगाना जरूरी है, हैंड वॉशिंग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना कर सकते हैं वो करें, लेकिन इनको कम घबराने की जरूरत है क्योंकि ये अब ठीक हो गए हैं, नॉन इन्फेक्शियस हो गए हैं। डॉक्टर गंगा खेडकर wants to add something at this point in time. Please go ahead. नहीं, एक चीज सिर्फ I'll tell about one thing that we tried to look at our own data that we are collecting at ICMR, and when we analyzed about 2,000 odd patients, we realized that on an average, on 10th day, the patient's RT-PCR test was also coming negative. So there was hardly any point in waiting far longer for these patients to be discharged. What is most important for us to understand is hospital is a place which is for you get admitted to receive certain care. If you don't have any problem, there is no reason why you should be staying in the hospital unless you are spreading the infection to the community. But the reality of life is, as it is, if you are going to isolate yourself at home, self-quarantine yourself if you were asymptomatic or had mild symptoms and you were discharged after 3 days of remission of these symptoms, then in that case 7 days of remission, staying home and personally monitoring whether you develop these symptoms, whether you have any kind of a feeling that you may be again becoming sicker, perhaps is a better approach rather than staying in the hospital. And this is also based on our own internal India's data rather than all that. So you are saying that the ICMR carried out a study and found that on the 10th day from the onset of the symptom, it was found that the RT-PCR tests were also testing negative. So what is the point of keeping patients in hospitals if that is indeed the case? If people are actually cured, they are no longer infected. So that's the basic premise really of this change in the discharge policy. But Dr. Yatin Mehta, do you agree with the point that Dr. Guleria was making, that this is reducing the patient load on hospitals, because currently we are aware of the kind of load that various hospitals are facing because of the corona crisis? See, I fully agree with Dr. Guleria, and he explained it quite nicely, that mostly after 10 days you are not infective to others. So everybody likes to stay at home. Nobody really wants to stay in hospital, because again there is an additional risk of getting hospital-acquired infection with other bacterial infections. And also it's a resource drain. And sometimes there are greater causes of fatalities than the infection itself, isn't it? Yeah, that can be, because they are certain degree immunocompromised. So it is safer to be at home. If it is clinically fine, to discharge them. Everyone likes to stay at home. Nobody wants to stay at hospital. It's a good practice, because the ICMR study has also shown that generally they are not infective after 10 days. We are recommending them to be isolation at home. So follow the guidelines which have been delivered. Don't unnecessarily mix with your elderly people, with your children, and stay in your room, and follow the discipline of isolation at home. But this is much easier to implement for everybody, for the patient and the family. They would like the person to be at home if it is safe, and they are not infective to the other people, really. So it makes sense to change it. As Dr. Guleria rightly said, the whole process is dynamic. It is changing over a period of time, because your knowledge is only 3 months old. The first case was reported 31st of January. So we are learning as We've also moved from no masks or masks are not needed in all cases to virtually everyone should be wearing a mask ideally. डॉक्टर कुलेरिया, जिस तरह से हम जानते हैं कि अलग अलग श्रेणियों की हम बात करते हैं, जिनके गंभीर लक्षण हैं वो पेशेंट्स भी हैं, जिनके लक्षण जो हैं वो बहुत कम है या फिर मॉडरेट हैं. ऐसे में जब हम बात करते हैं जो मॉडरेट केसेस हैं उनके लिए कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा है. किस तरह से अगर हम इन 3 श्रेणियों को दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, किस तरह से जो मरीज है उनका ख्याल रखा जाता है जब हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, दैट इज कि अभी लक्षण कम है या मॉडरेट है और फिर गंभीर? तो हमारे जैसे आपको पता है कि 3 टाइप ऑफ फैसिलिटीज हैं, कोविड केयर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड आईसीयूज. और पेशेंट्स जो हैं वो भी इन 3 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, 80% से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं, दे आर आइदर हैविंग माइल्ड सिम्टम्स और आर एसिम्प्टोमेटिक. तो उनको ज्यादा हेल्थ केयर की जरूरत नहीं है. दे नीड क्लोज मॉनिटरिंग कि उनकी सैचुरेशन ठीक है, उनके कोई और सिम्टम्स तो नहीं बन रहे, और उनको सिर्फ कोविड केयर सेंटर में रहने की जरूरत है. कुछ वेरी स्मॉल परसेंटेज अगर वो डिटेरियोरेट करते हैं
देन अगर उनकी सैचुरेशन 94 से कम होती है या सांस की ज्यादा होती है, देन दे नीड टू बी शिफ्टेड टू द कोविड हॉस्पिटल। लेकिन हमने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट, आई विल से मोर देन 98 to 99% ऑफ पेशेंट्स जो हमारे यहाँ दाखिल होते हैं और जो माइल्ड या सिम्टम्स वाले हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और यूजली हम उनको आराम से घर भेज पाते हैं। जो मॉडरेट वाले केसेस हैं, वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो अदरवाइज रिलेटिवली हेल्दी हैं, उनको कोई रिलेटिवली कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, लेकिन उनकी सैचुरेशन थोड़ी कम हो जाती है, ऑक्सीजन उनकी कम होने लगती है, थोड़ा उनको सांस की तकलीफ होती है, उनको सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इनमें भी ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हम उनको वार्ड से ही डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत स्मॉल परसेंटेज है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जिसके कारण कभी कभी उनको थोड़ा लंबे टाइम रखना पड़ता है, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट हैं जिनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है, इस टाइप की चीजें। जो आईसीयू वाले पेशेंट्स हैं वो वही हैं जिनको बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, लंग्स में निमोनिया है और उनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, इसलिए उनको या तो जो हम कहते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की जरूरत पड़ रही है या इंट्यूबेट करके वेंटिलेशन की जरूरत पड़ रही है, या उनको और प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनको मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। हमारे यहाँ 1-2 पेशेंट ऐसे एडमिटेड हैं जिनको साथ में कैंसर की तकलीफ भी है, तो वो उसके कारण उनको आईसीयू में रखना पड़ रहा है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, ये पेशेंट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका हेल्थ रिसोर्सेज उसी हिसाब से यूज हो सकता है और पेशेंट की ऑप्टिमम मैनेजमेंट भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, जिससे जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं दे हैव टू बी जस्ट अंडर ऑब्जर्वेशन और वो जल्दी घर भी जा सकते हैं। जी। और डॉक्टर राजन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट आईएमए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजन। जिस तरह से हम नई डिस्चार्ज पॉलिसी पर इस शो पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, चाहे हम वो बात करें कीमोथेरेपी पेशेंट्स हैं या फिर हम बात करें वो पेशेंट्स जो डायलिसिस से गुजर रहे हैं, क्या उनके लिए भी इस पॉलिसी में कुछ है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हाई रिस्क पर है और उनका अस्पताल जाना इस माहौल में भी काफी जरूरी होता है। थैंक यू सो मच। परंतु हाई रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल रूटीन टेस्टिंग को स्पेशल केसेस टेस्टिंग से हमें सेपरेट करना चाहिए। और जब ये लोग डॉक्टर यतिन, अगर हम इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करें कि हम जानते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिनको अस्पताल जाना ही है, चाहे कोविड-19 हो या नहीं, जिसमें कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, तो क्या उनके लिए जो रिवाइज्ड ये पॉलिसी है इसमें ऐसा कुछ है और खास तौर पर किस तरह का क्राइटेरिया रखा गया है? Are they categorized in the severe patients as far as discharge is concerned? इनमें बेसिक चीज ये है कि you have a high degree of suspicion for these patients if they are not getting asymptomatic. इसका मतलब अगर बुखार वगैरह बिल्कुल ठीक है, 3 दिन तक 4 दिन तक बुखार ठीक रहा, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो फिर ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज नहीं करेंगे इस तरह के मरीजों को। और अगर फीवर ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है और ये माइल्ड या मॉडरेट से सीवियर केसेस में होते हैं इस तरह मरीज, तो वो तो उनका तो आरटीपीसीआर भी करेंगे और वो डिस्चार्ज 10 दिन में नहीं होंगे, वो तो लंबा टाइम रहेंगे जो भी जरूरी है। तो ये सारे मरीजों को उतने ही दिन हॉस्पिटल में रखेंगे जितनी क्लिनिकली उनकी जरूरत है। Absolutely. So essentially, to put it in simple words, there is no testing that is required, and testing has been removed in the new discharge policy as far as mild cases or pre-symptomatic cases or very mild cases are concerned, and also moderate cases are concerned. But testing does take place once as far as severe cases are concerned at before in fact discharge. Well, Dr. Ganga Khedkar, another change that has been brought in is a reduction in the time that is required for a patient post discharge to be in home isolation. Earlier it was 14 days and now it is 7 days. On what basis was this conclusion made? नहीं, जब 14 डेज बोल रहे थे उस वक्त हम 14 क्यों बोल रहे थे? वी वर सेइंग मेनली बिकॉज the symptoms or that illness may have started earlier. The patient doesn't come to you on day 0 when actually the infection has occurred. If we keep on enlarging this particular period, if we say 14 days, does it make sense? Perhaps it would mean the incubation period that you are trying to cover would almost become 3 weeks time. 7 days, since he came to the hospital, this person also perhaps stayed in the hospital if he had symptoms. The home isolation can be done
only for a period of 7 days where he has to be cautious. At the same time, we also recognize most of the patients who will go back may find it little difficult for them to mix up with the population. They are supposed to maintain the same safe distance. The hygiene related issues have to be followed up really well. So essentially, it doesn't make much difference in terms of they living in the household if they are to maintain same precautions which they were to maintain even if they were symptomatic elsewhere. जी डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जो चेंजेस को लेकर, जो होम आइसोलेशन में है उसके लिए किस तरह का टेस्ट, क्या उसे किसी टेस्ट से दोबारा गुजरना पड़ेगा अगर उसने अपना वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो निकाल लिया है? नहीं, फिर उनको टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि चांसेस ऑफ देम बीइंग इन्फेक्टिव बिकम वेरी लेस. सो सिर्फ जो सिवियर केसेस हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करना है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू. इसके और फायदे भी हैं, क्योंकि आपके जो टेस्टिंग है, यू आर नाउ हैविंग दीज टेस्ट अवेलेबल फॉर डायग्नोसिस रादर देन फॉर डिस्चार्ज. और इसलिए आपकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है फॉर डायग्नोजिंग मोर पेशेंट्स विद कोविड-19 विल गो अप सिग्निफिकेंटली. क्योंकि ये वाले जो हम टेस्ट कर रहे थे जिनका हम कह रहे हैं हम जरूरत नहीं है, इनको हम यूज कर सकते हैं to test people who are having disease and active, who are presenting to us with influenza-like illness. And Dr. Rajan Sharma, President IMA, continues to be with us. Dr. Sharma, what are the precautions that a patient post-discharge should follow in such cases at home, that is in home isolation? It's not very clear, it's cutting them. Hello? Hello? Dr. Sharma, if you could hear me. Yes. No, I could not hear your question, please. नहीं शायद Okay, we'll try and reconnect with Dr. Rajan in just a bit. But Dr. Guleria, coming to you on this, that what are the precautions that a COVID-19 patient who's been cured and has been discharged should follow while staying in home isolation? So one thing that they should do is that they should actually follow all the rules of infection control, and for some time they should not exert themselves, stay at home for the duration that we have advised them to, and wear a mask at all times, regularly wash their hands, and I would say as a precautionary measure, avoid close contact with the elderly or the high risk group so that they are protected even though the chance of infectivity is very, very low. और डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से हम ये जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है, कितना ज़्यादा हम चांसेस रिस्क को अवॉइड करने का देखते हैं जब हम इसको अडॉप्ट करने की बात करते हैं, और आपने कहा कि जिस तरह से कंडीशंस चेंज होंगी उसी तरह से हम अडॉप्टिव और अकोमोडेटिव होते जाएंगे, तो रिस्क की अगर बात की जाए कितना कम हम मानते हैं कोविड-19 का रिस्क इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी के, अगर हम पूरे अभिप्राय को लेकर बात करें तो मेरा तो ये मानना है कि अभी जो हम डेटा देखें उसके हिसाब से रिस्क तो बहुत कम है, इसलिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. टेस्ट हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ पॉजिटिविटी दे रहा था, जिसके कारण वी वर एक्चुअली यूजिंग आवर हेल्थ रिसोर्सेज मोर देन व्हाट इट वाज रिक्वायर्ड. पेशेंट्स में भी ये टेंशन हो रही थी कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई जा रही है और क्यों, और मैं फिर इन्फेक्शियस हूँ. सो दे वर ऑल्सो गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड आउट. बाय डूइंग दिस वी आर एक्चुअली डूइंग टू थिंग्स. वन इज डिक्रीजिंग द लोड ऑन द हॉस्पिटल, और दूसरा ये है कि वी आर मोर श्योर नाउ दैट ये जो पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हो गए हैं, 10 दिन इनके निकल गए हैं और अब उनको 3 दिन से कोई फीवर नहीं है, सैचुरेशन मेंटेन है, दे आर स्टेबल, दे आर अनलाइकली टू डिटीरियोरेट फर्दर, एंड दे आर नॉट इन्फेक्शियस. देयरफॉर विद द जनरल प्रिकॉशंस as far as home care is concerned, they can go into their homes, and therefore the quality and the stress becomes the quality of life and stress becomes much less. Dr. Ganga Khetkar, other countries had also seen a shift in stance as far as discharge policy is concerned. They've also shifted from test-based strategy to symptom-based strategy or time-based strategy. At ICMR, do you continue to track trends of other countries while also doing your indigenous research on whether a review is required in such cases? एक्चुअली अगर हमने देखा ना, सबसे पहले पॉलिसीज बदले कहाँ, तो सारे यूरोप में बदल गए. जी. यूरोप में ये जो 3 दिन एसिम्प्टोमेटिक हूँ, 3 दिन मैंने बुखार के लिए कोई गोली नहीं लिया कम करने को, और मैं अगर निगेटिव आया, बुखार आया ही नहीं मुझे 3 दिन, तो वो डिस्चार्ज की पॉलिसी सारे यूरोप में सबसे पहले निकली. उनके पेपर्स भी, पहले जो पेपर्स हैं वो भी पेपर्स यूरोप में से निकले.
कि शायद 3 दिन के बाद में ना वो इन्फेक्शस रहता नहीं है। उसके बाद में ये जब डेटा अमेरिकन लोगों ने देखा तो उनके गाइडलाइंस भी अमेरिका में बदल गए। उन्होंने भी सिम्टम बेस्ड एक ट्रांसमिशन बेस्ड अप्रोचेस और दोनों चीज़ों की बात उन्होंने की है। अब रहा सवाल, क्या हम हमारे मन से बदल रहे हैं? नहीं, सारी दुनिया बदल रही है, क्योंकि ये बीमारी में हर रोज कुछ नई समझ बार बार नए पेपर से आ रही है, जिस ढंग से लोग काम कर रहे हैं। जैसे सारे बदलते हैं, हमको भी बदलते जाना ये बहुत ज़रूरी बन गया है। जैसा मैंने बताया कि हमारे पेशेंट्स में हमने खुद देखा कि 10 दिन के बाद में उसका आरटीपीसीआर भी निगेटिव आ रहा है। जैसे पहले बताया, आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव भी रहता है, वो डेड है क्या लाइव वायरस है, ये समझने के लिए कठिन जाता है कुछ टाइम जाने के बाद में। हमारे यहाँ एवरेज ही 10 दिन का है, तो हमको इतना ही लंबा खींचने में हमको कोई वो लगता नहीं है। फिर भी लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, जब ये भी पॉलिसी हुई है, इसके ऊपर नजर रखने के लिए आईसीएमआर ने एक स्टडी शुरू कर रहे हैं कि जिसमें ये इन्फेक्शसनेस वो वायरस को कल्चर करके हमारे यहाँ के भी लोगों के लिए हमारा खुद का डेटा भी हम आपके सामने देंगे और वो बार बार लेते रहेंगे, क्योंकि ये बदलने वाली चीज है, ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। अभी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या इन्फेक्शस रेट है, इन्फेक्शन रेट कह लें कोविड-19 का? क्योंकि हमने पहले देखा था कि ये बोला जा रहा था कि सिम्टम्स जो हैं वो 14 दिन में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं 14 दिन में। सो व्हाट इज द इन्फेक्शन रेट एज ऑफ नाउ ऑफ कोविड-19 एज पर द लेटेस्ट रिसर्च स्टडी बाय आईसीएमआर? इन्फेक्शन रेट का मैं शायद थोड़ा अलग ढंग से निकाल रहा हूँ। आपने जिस ढंग से पूछा, जनरली पेशेंट को 5 से 7 दिन का टाइम लगता है हमारे यहाँ लक्षण आने को, उसका एक्सपोजर होने के बाद में। दूसरी एक बात हमने हमारे पेशेंट्स में देखा, आपको याद होगा शुरू में हम लोग जब बात करते थे तो हम बोलते थे अगर किसी को सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बुखार आया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, लेकिन हमारे यहाँ बुखार आने का चांस 50% लोगों में होता है, खांसी भी 50% लोग बोलते हैं मुझे खांसी हुई। जुकाम जो है, जुकाम बहुत कम लोगों को होता है, ऐसे रिपोर्ट हो रहा है। वो तकरीबन 8% लोग जो हैं उनको जुकाम की शिकायत लेके वो आ रहे हैं। Perhaps you're trying to underline the difference between a person getting infected and a person showing symptoms. So infection rate perhaps then can be calculated by the R0 factor, how much one person is infecting the other persons. अच्छा, ये जो R0 का हिस्सा है, R0 का ट्रांसमिसिबिलिटी के वजह से दूसरों को होने वाले बीमारियों का एक कैलकुलेशन है। R0 यानी मुझे अगर बीमारी हुई, मैंने एक इंसान को दी तो वो R1 हो गया, ठीक है। इस किस्म से अगर आप देखें तो इसको हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा ज्यादा खुलासा करके बताता हूँ। ये बीमारी में सबसे ज्यादा, अगर ये R0 करके जो बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो होगा 5 रहता होगा, ऐसा अंदाज है। 1 से 5 के बीच में ये फिगर फिरती हुई नजर आती है। इसको मैंने डरना चाहिए क्या? डरने का इतना कारण नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा। मीजल्स के बीमारी में यही R0 तकरीबन 13 और 14 रहता है, यानी एक इंसान को अगर बीमारी हुई तो 13 या 14 लोगों को ये बीमारी देते हैं, है कि नहीं? इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्लस्टर्स में भी एक आध आदमी इन्फेक्टेड करके दिखता है, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स जब हम लेते हैं तो वो कॉन्टैक्ट्स की जब आप जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, उनमें इन्फेक्शन पाने का चांस ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 के नजदीक आता है। तो हमको ये समझना है कि R0 ये नया शब्द सुन के हम जो सीख रहे हैं वो डर को बढ़ावा नहीं देना है। मीजल्स के तरफ देखो, मीजल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मीजल्स के तरफ देखो। मीजल्स में इतना ज्यादा रहता है, उसको वैक्सीन है मैं मानता हूं, लेकिन ये भी बीमारी तो टाल सकते हैं, इसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हमने सोशल, हमारा जो डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस रखना है, फिजिकल, हाथ और मुंह साफ करते रहना है, मास्क पहनना है।
ये तो बगैर कोई पैसा जाए, बगैर वैक्सीन लिए, ये हम खुद ही रोक सकते हैं, अपने खुद के हाथ में ये ताकत है। बिल्कुल। और ये इन्फेक्शन, हमने बात की किस तरह से इन्फेक्शन रेट है, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया अगर हम रिकवरी रेट का जिक्र करें तो वो उत्साहजनक है, और खास तौर पर अगर हम अब इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी के लिहाज से देखें, क्या लगता है आपको, क्या जो रिकवरी रेट है उसमें और इंक्रीमेंट होने की उम्मीद हम कर सकते हैं? उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इस पॉलिसी को अब दोबारा अडॉप्ट करने से कितना ज्यादा चांसेस है रिकवरी रेट को और आगे बढ़ाने का? बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि रिकवरी रेट हमारा जो है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा आएगा, 90 to 95%, और वो जनरल जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं जो पेशेंट दाखिल हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव माइल्ड सिम्टम्स और एसिम्प्टोमेटिक। जैसे जैसे उनके 10 दिन पूरे होंगे वो घर जाएंगे, तो नंबर ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड और नंबर ऑफ पीपल हु हैव डिस्चार्ज, उसका नंबर एकदम बढ़ेगा, तो हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो रिकवरी रेट है दैट विल एक्चुअली बिकम वेरी गुड एंड वी शुड हैव अ हाई रिकवरी रेट इन द कमिंग डेज। डॉक्टर यतिन, इसी पर मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये बार बार कहते हैं जिनमें सिम्टम्स नजर आते हैं और जिनमें एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें सिम्टम्स का हमें पता नहीं लगता। ये जो डिफरेंशिएशन है, बाइफर्केशन है, इसको हम किस तरह से लें? क्योंकि अब मैं हूँ या आप हैं, हम सब बाहर एक्सपोज है बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, लेकिन जो घर पर है वो घर पर है। उसको बाइफर्केट करना होम लेवल पर किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि फिर हम सोचे कि ये अब वक्त है कि हम हॉस्पिटल चले जाएं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि अपना डिस्टेंस थोड़ा रखिए। और ऑब्वियसली किसी को खांसी या जुकाम वगैरह होता है तो या बुखार होता है तो आप रिपोर्ट कीजिए। अब घर में भी अननेसेसरीली भीड़ को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अभी फोन पे ही आप सोशलाइजिंग कर लीजिए जो करना है आपने स्काइप पे, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी आप कोई भी जरूरत नहीं है वो सब करने की, जब तक ये सारी बला हमारी टल नहीं जाती। और घर में नॉर्मल ये अच्छी चीजें हैं, जो ऐसे भी अच्छी चीजें ये गया, उसके बाद भी हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक में जा रहे हैं तो लोगों से दूर थोड़ा रहिए, वे अच्छी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म भी इसके बेनिफिट्स होंगे। सो दैट इज द स्पेशल। और हाइजीन, सर्फेसेस को साफ रखिए, घर को 2-3 बार साफ करिए, ये सब अच्छी चीजें हैं। सो यही करना है घर पे, और तो कुछ स्पेशल कुछ है नहीं। Dr. Ganga Ketkar, is there any medical evidence of relapsing of patients post-discharge? And if that really happens, then what should the person do? जब मैंने पहली बार भी आपको बताया था, जो लोग ना रिलैप्स की बात किए या री इन्फेक्शन की बात किए, वो किस चीज के आधार पे करते थे? एक पेशेंट ठीक था, वो एक बार RT-PCR निगेटिव हुआ, बाद में एक बार फिर उसका RT-PCR पॉजिटिव आया, कुछ लक्षण हुआ होगा, वो फिर वापस गया कि बुखार होगा या कुछ होगा। वो तो आम बीमारियों की वजह से भी, दूसरे बीमारियों से भी बुखार वगैरह हो सकता है। मैं वहां गया, मैं RT-PCR किया, RT-PCR पॉजिटिव आया, तो लोग बोले या तो वो रिलैप्स हुआ होगा या तो वो री इन्फेक्शन हुआ होगा। हम अभी क्या सीख ले रहे हैं कि रिलैप्स होने के लिए ये विषाणु अगर मुझे लक्षण ना रहे, 3 दिन के अंदर, 3 दिन अगर लक्षण ना रहे, बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, 3 दिन के बाद में ये विषाणु मेरे शरीर में जिंदा दिखेगा नहीं। आप दूसरा देख रहे हैं कि वो अगर विषाणु जिंदा नहीं रह सकता है, तो मैं जो डिटेक्ट कर रहा हूं बाद में, वो जो है वो इसलिए डिटेक्ट हो रहा है कि वो जिंदा है क्या मरा हुआ है, ये टेस्ट को पहचानने की ताकत नहीं है। तो इसकी वजह से वो न रिलैप्स रह सकता है, री इन्फेक्शन होगा क्या? री इन्फेक्शन रहना भी एक्चुअली नामुनासिब है। बेसिकली एक चीज याद रखना है, ये वायरल इन्फेक्शन रहता भी है तो भी इसको रिपीट इन्फेक्शन उसके बाद में इमीडिएटली होना, ये ऑलमोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि उसकी अगर हम IgG एंटीबॉडी टेस्ट अगर करें, जो 14 या 15 दिन के बाद में वो पॉजिटिव आएगी, तो उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज दिखते हैं। इसका फायदा लेके तो आपने देखा होगा कन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हम बोल रहे हैं, यानी जिसके शरीर में ये ऐसी प्रतिकार शक्ति एंटीबॉडीज पैदा होने के बाद में हुई है, वही खून लेके वो प्लाज्मा जो होता है वो दूसरे इंसान को दे रहे हैं कम करने के लिए। तो हमको ये डरना नहीं है कि वो रिलैप्स या री इन्फेक्शन होगा। हमको सिर्फ एक समझना है कि ये हो रहा है, ये सिर्फ ये RT-PCR टेस्ट वो विषाणु जिंदा है क्या मरा हुआ वो पता नहीं कर सकता। और 3 महीने तक ना, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में 3 महीने तक
ये पेशियां जिंदा रहने की वजह से वो अगर कहीं गलती से मैंने वही पेशियां उठा ली तो वही स्वैब में तो वो पॉजिटिव दिखेगी, ये समझना है। डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फॉलोअप की, अगर बात की जाए जो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, फॉलोअप की प्रक्रिया क्या रहेगी इस नई रिवाइज्ड पॉलिसी के अंदर, खास तौर पर जब हम देखते हैं जो पेशेंट्स ठीक होकर घर आ जाते हैं? तो हमारा यूजली एडवाइस उनको ये रहता है कि अगर उनको कोई सिम्टम हो तो हेल्पलाइन या जो नंबर है उसको कांटेक्ट करें, क्योंकि वो उनको फिर एडवाइस कर पड़ेगा कि उनको कुछ हॉस्पिटल आने की जरूरत है, या उनके कई लक्षण ऐसे हैं जो सिर्फ एंजाइटी रिलेटेड होते हैं, तो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सांस चढ़ने की तकलीफ हो, या उनके अंडरलाइंग जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए और हॉस्पिटल आना चाहिए। इस डिस्चार्ज पॉलिसी में ये भी है कि इन पेशेंट्स का 14 डे तक हम फॉलो अप कर सकते हैं। 14 डे के बाद टेली कंसल्टेशन से उनसे पूछ सकते हैं कि वो ठीक हैं, जिससे हमें थोड़ा रीअश्योरेंस हो जाएगा कि ये जो पेशेंट्स हैं ये इनकी रिकवरी अब ठीक हो गई है। और डॉक्टर गुलेरिया, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये तो हम सब बात कर रहे हैं पॉलिसी को लेकर, तमाम तरह के टेस्ट की बात कर रहे हैं, होम आइसोलेशन है, क्वारंटीन है, लेकिन जो एक मनोस्थिति होती है पेशेंट की और साथ ही साथ उनके घर वालों की, उस मनोस्थिति को किस तरह से हम और मजबूत कर सकते हैं कि डरना नहीं है और लड़ना है इससे? क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टर्स जो है वो लगातार ऊर्जा का संचार तो करते ही हैं, बहुत हौसला अफजाई करना चाहते हैं इस मंच से तमाम डॉक्टर्स की, लेकिन वो मनोबल को बढ़ाने के लिए किस तरह से घर के लोग या हम सब काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए, ताकि हम उनको अलग थलग ना छोड़े इन द सेंस मनोबल के हिसाब से? ये बहुत जरूरी है और ये हम सबको, चाहे हम डॉक्टर्स हों चाहे समाज के और वर्ग के लोग हों, इकट्ठे मिलकर काम करना है। हमें एक तो इन पेशेंट के साथ कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, दूसरा हमें समझना चाहिए कि ये पेशेंट्स एक एंजाइटी जैसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं। तीसरा ये कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और 80% से ज्यादा वाले जो पेशेंट्स हैं इनमें ये माइल्ड इलनेस ही होगी, ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होगी। हमें इसलिए समाज में ये रीअश्योरेंस करने की जरूरत है कि कोविड-19 ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, आप इससे थोड़ा सा हौसला रखें। आप सब अगर इकट्ठे रहेंगे और अगर हम इकट्ठे अपना मेजर्स जो हैं, चाहे मास्क की बात हो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, वो सब हम इकट्ठे करेंगे तो हम इसके इन्फेक्शन का रेट भी कम कर पाएंगे, नंबर्स भी कम हो पाएंगे और हम सब स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये हमें रीअश्योरेंस जो है करना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स की एंजाइटी कम करना बहुत जरूरी है, और ये हर एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डॉक्टर्स की भी। हमारे यहाँ हमने हेल्पलाइन भी शुरू की है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ, जो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में रह के उनको यही एडवाइस करते हैं कि एंजाइटी कम करें, कैसे वो अपने आप को इस तरह से स्ट्रांग बनाएं या फैमिली मेंबर्स अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, जिससे वो मानसिक जो टेंशन है उसको कम कर पाएं। Dr. Ganga Khetkar, tell us about the insights that went into the decision to reduce the number of RT-PCR tests at the point of discharge from 2 within 24 hours to 1, and the patient should test negative in that 1 RT-PCR after resolution of symptoms. उसका भी एक एनालिसिस हमने किए थे कि इसमें डिस्कॉर्डेंस कुछ होता है क्या। तो उसमें क्या पता चला कि समझो एक पीसीआर अगर निगेटिव आया तो दूसरा पीसीआर निगेटिव ही रहने का चांस ऑलमोस्ट 90% से ऊपर टाइम में हमको दिखाई देता है। यानी मैं एक भी पीसीआर करूं तो भी जवाब वही आना है जो 2 पीसीआर करके मुझे मिलना था। अब इस हालत में हमने 2 पीसीआर करना, इसका मायना क्या हुआ, पेशेंट वो और कम से कम 36 घंटा या 48 घंटा हॉस्पिटल में रहेगा। एक चीज हमको याद रखना है, हॉस्पिटल में हम जितना ज्यादा रहते हैं तो हॉस्पिटल में के दूसरे इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल में दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनको हुए दूसरे इन्फेक्शंस, वो लगने का भी मेरा डर बढ़ जाता है। और वो जो हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन लगते हैं वो इन्फेक्शन इतने आसानी वाले नहीं रहते हैं मैनेज करने के लिए भी, क्योंकि ये इन्फेक्शन के खिलाफ हर किस्म की दवा शायद बाहर किसी ने ट्राई की होगी और फिर ही वो पेशेंट उसके बाद में ही एडमिट हुआ होगा, तो ये जान को खतरा तैयार कर सकते हैं। तो इसका मायना क्या है कि मैंने एक भी पीसीआर किया, वो अगर निगेटिव आया है तो मुझे चुपी दूसरे पीसीआर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक मन में से सवाल जो लोगों के दिल में वो खड़ा रहता होगा
कि क्या ये 2 PCR का एक किया खर्चा कम करने को, ये खर्चा कम करने को नहीं, आपकी जिंदगी बढ़ाने के लिए किया है, जिंदगी आप खुशहाल रहे इसलिए किया है। आप मन में से ये पैसे का हिसाब है होगा ऐसे समझना गलत रहेगा। 2 चीजें आपने बहुत क्लियर की, पैसे का हिसाब भी और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लगातार इस मंच के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि डर से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको लड़ना है। और हमारे साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर एम्स जोधपुर। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार इस शो पर डिस्कशन कर रहे हैं किस तरह से जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है अहम बदलावों के साथ हमारी जिंदगी में आई है। क्या लगता है, क्योंकि आप एम्स से जुड़े हुए हैं, इस पॉलिसी को खासतौर पर जो अब नए रूप में सामने आई है, कितना बदलाव आप देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर खासतौर पर, और अगर पेशेंट्स का जिक्र किया जाए तो कितना चेंज पॉजिटिव देखते हैं आप? I think the name discharge policy है, it is a very good step forward because patients when they are going home on the 10th day they feel happier about it and they are more positive that they don't have to stay now in the hospital for 14 days, which is a very good thing. And once they are entering the hospital, they feel that 10 days will pass easier than 14 days. And definitely there is scientific evidence behind this change in the policy, and it's a very good step forward. And it will really keep the mental health of the patient good in this scenario. Fair enough. So you're welcoming the change in the new discharge policy. Would you say that the patient load is also significantly decreasing as a result of this, and this is very much in tune with the times? This is the need of the hour. This is also rational. This has scientific basis as well. Yes, and I think the good thing is that it keeps a very good positive mental health for the patients, besides also decreasing the load on the institutions because patients are going home on the 10th day. And it's a very good positive step, as I said. Dr. Yatin Mehta, Dr. Yatin Mehta, your thoughts on the counselling that is done of patients at the time of discharge, besides the precautions that they are asked to follow, what is told to them? No, as Dr. Guleria already emphasized, I think it is important because there is so much of panic in public about this disease. Every TV channel just talks about COVID-19. So I think it is important to reassure the patient along with the family before discharge, so they know how to handle the situation and not to panic unnecessarily. And the society also needs to calm down a bit, so that do not treat these people as untouchables. I think that is the important thing. I mean, the disease is not that big a killer. I mean, TB kills more patients, and malaria, complicated malaria, kills probably more patients than what this disease does. But you have to instruct them correctly. Also, there is a certain degree, a certain number of patients who will go into depression because of this. So they'll be stressed out, they'll be depressed, they'll have sleeplessness. So it is good to have some psychological advice to them, some counseling of how to handle the stress of getting this disease. बिल्कुल, बहुत अहम है जब हम स्ट्रेस को हैंडल करने की बात करते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से हम कोविड केयर सेंटर्स का जिक्र कर रहे हैं, कोविड वार्ड्स हैं, जिस तरह की सुविधाएं वहां दी जाती हैं, अगर इस डिस्चार्ज पॉलिसी का जिक्र किया जाए, क्या उनको और ज्यादा अपलिंक किया गया है ताकि हम कोविड-19 के इस खतरे को और बेहतरीन तरीके से निपट पाएं? हाँ, बिल्कुल। हमारी जो फैसिलिटीज हैं उनमें एक बहुत अहम बात यह है कि उसमें मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर कोई पेशेंट डिटोरेट करता है या उसकी जरूरत पड़ती है कि उसको हायर प्लेस पे जाना है, जैसे कोविड केयर सेंटर से कोविड हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या हॉस्पिटल से आईसीयू जाने की जरूरत है, तो उसकी पूरी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और कैसे उसको शिफ्ट करना है, वो पूरे हर एक कोविड केयर सेंटर में एस्टैब्लिश्ड है। एम्बुलेंस आर देयर एज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस की वो वहाँ पे रेडी रहेंगी पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए, जिससे अगर जरूरत पड़े तो पेशेंट कैन गो फॉर बेटर केयर अगर वो डिटोरेट करता है। और वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसका भी एज अ ग्रुप पीपल हैव मेड क्राइटेरिया। तो मेरा ये मानना है कि ये एक कंटिन्यूस चेन है फ्रॉम कोविड केयर सेंटर्स टू कोविड हॉस्पिटल टू कोविड आईसीयू, और हाउ पीपल मूव इन दिस चेन फ्रॉम वन एरिया टू द अदर और एज अ स्टेप डाउन फैसिलिटी, दोनों चीजें वेल डिफाइंड हैं और इसको हमें एक पूरा एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए, बिकॉज इससे होलिस्टिक केयर पेशेंट्स को मिल पाएगा एंड वी विल बी एबल टू मीट द कैपेसिटी दैट वी नीड, so that we have ICUs, we have wards, and we have care facility for all our patients. Dr. Guleria, have patients in AIIMS New Delhi, whose director you are, come forward to offer or donate their blood plasma
for the convalescent plasma therapy, and though trials are underway right now, and Ganga Khetkar ji is here, he'll tell us when perhaps the stage would move on to the other stage, because the second round of trials were underway when I last heard. So is this important that these patients who are cured also have a social responsibility? Should the message really go out to the people at large on the social responsibility of patients as well? Yes, I think this is very important, and I would say it's very heartening. A large number of our patients have volunteered to donate blood. As a matter of fact, we have a whole list of patients who are willing to come back after being discharged, and then after the 14 days of being discharged, and we arrange for them to come here and donate blood. We do give them an appreciation certificate. Many patients have donated blood, and we have now plasma which is available. We have given it to some of our patients also. The important thing to remember is that, as was being mentioned, that everyone does not produce the same amount of antibodies. और अगर हम convalescent plasma patients को दे रहे हैं, it should have good amount of antibodies. So it's important also to test the plasma to see that there is good amount of antibody titer, and then only will it be more effective when we give it to patients. But we have this ongoing process, and I must say that our team, including the blood bank, are working aggressively, and we are contacting our patients, and there has been a very good response as far as patients wanting to come and donate their blood is concerned. So if I can take that forward, Dr. Ganga Khetkar, what is the status as far as plasma therapy trials is concerned? Because the last I heard, ICMR had given its nod for stage 2 of these trials, so that this can perhaps move forward as a treatment therapy which has been used in the past as well for other diseases. नहीं, अभी तकरीबन 31 साइट्स हैं, उसमें ये ट्रायल चालू है. शुरू में बहुत सारे पेशेंट्स को दिया गया, लेकिन अभी थोड़ा वो जो पेस ऑफ एनरोलमेंट बोलते हैं वो थोड़ा कम हुआ है. शायद सेंटर्स ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा लोग खून देने को तैयार नहीं हो रहे हैं करके. लेकिन हर इंसान ने एक समझना है, इसमें से आप बच के निकले हैं तो आपको एक ऊपर वाले ने चांस दिया है दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए कोशिश करने का. आप अगर थोड़ा खून दें तो उससे आप बीमार हुए थे इसका मायना आप नहीं दे सकते, या आप दे देंगे तो आपका शरीर बिल्कुल वीक हो जाएगा, ऐसे समझना गलत रहेगा. किसी की जान बच गई तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा. ये हमको एक चीज याद रखना है. दूसरी चीज हमको, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने रेफर किया, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन की लेवल देखना है, ये इस वक्त हमको मुनासिब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर्स पूरे देश में फैले हुए हैं. हर एक को अगर हम ऐसे कहें कि आपके उसके टाइटर्स देखें और उसके बाद में हम ठहराएं, ये कहना कठिन जा रहा है, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है. यानी वो सिर्फ हर चीज पूना में जाना ये मुश्किल हो जाएगा, और वो उसकी वजह से जो पेशेंट को देना था वो भी नहीं मिलेगा. यानी इसमें कुछ भी हुआ तो भी आज बाहर की जो स्टडीज आई हैं उसमें भी थोड़ा पता चलता है कि शायद इससे फायदा होता होगा. अगर फायदा होता है तो वो रोकने का एक टेस्ट के लिए हम वो टाल रहे हैं. हम सिर्फ वो खून के सैंपल रख रहे हैं कि आगे चल के जब हम देखेंगे कि ये खून की जांच करके जब एनआईवी में इसके इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइटर कितने थे और उसमें न्यूट्रलाइजेशन टाइटर्स भी कैसे थे. डॉक्टर संजीव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ. डॉक्टर संजीव, जिस तरह से हम बात करते हैं टेस्टिंग को लेकर, और टेस्टिंग को लेकर ही ताकि लोड कम हो, इस नई डिस्चार्ज पॉलिसी में कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं. अब टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, खासतौर पर अगर हम उसका परसेंटेज देखें पर डे, वो किस तरह से है? He's asking you to repeat the question. डॉक्टर संजीव, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी है, जब हम बात करते हैं टेस्टिंग को लेकर, तो उसमें बहुत सी चीजों में चेंज किया गया है. टेस्टिंग अगर पर डे के हिसाब से देखी जाए तो कितना परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग होता है इस न्यू पॉलिसी के अंडर, अगर हम देखें तो? इस नई पॉलिसी में तो पेशेंट्स आईसीएमआर ने क्राइटेरिया ले डाउन किया है, वही टेस्ट होगी, क्योंकि अब डिस्चार्ज के जो पेशेंट हैं उनके डे 14 या डे 15 पे जो टेस्ट होते थे, 14 पे टेस्ट थे, पॉजिटिव आया तो फिर आगे टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे जो लोड सिस्टम पे पड़ता था वो कम होगा. और जो पेशेंट सिर्फ आपके जो आईसीएमआर की टेस्टिंग क्राइटेरिया है, जिसमें कि पेशेंट्स सिम्प्टोमेटिक हो या क्लस्टर्स में हो, उनको टेस्ट करने में ज्यादा सहूलियत मिलेगी.
जी डॉक्टर गंगा खेडकर, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया था, लेकिन ट्रेसिंग जो होती है वो ट्रेसिंग करना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई लोग अगर बाहर से आते हैं वो नहीं बताते, उनमें डर है या पैनिक है, वो बताना ही नहीं चाहते कि हमें इस तरह के सिम्टम्स हैं। उस ट्रेसिंग के लिहाज से थोड़ा काम मुश्किल होता हुआ सभी के लिए? नहीं, काम तो कठिन थोड़ा सा हो जाता है अगर वो आदमी छुप गया तो, लेकिन कोई भी आदमी छुपता है वो तो जाके जंगल में तो नहीं छुप रहा है, वो किसी के घर में है। जी। क्या हमारा सबका दायित्व ये नहीं है कि ये आदमी छुप रहा है, ये उसके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, उसके घर वालों के भी नहीं, और घर के बाहर जो उसके दोस्त लोग हैं जिनसे वो मिलता है उन लोगों के भी लिए अच्छा नहीं है। तो क्या हम ये बता के उसको समझा के कि ये ऐसे करने से अच्छा है? एक ही बार एक चीज हमने बहुत समझना बहुत जरूरी है, हम सब लोग इंसान हैं, हम सबको क्या लगता है, अगर किसी को मैंने अगर अभी बोला ना शायद ये कैंसर होगा, या मैं तो पेशे से HIV का डॉक्टर हूँ, तो मुझे अगर किसी ने मुझे अगर पूछा कि चलो आपकी HIV टेस्ट करें, तो मैं 10 बार सोचूंगा क्यों करूं। अगर वो पॉजिटिव आई तो, और हम उसको टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है मोस्ट ऑफन वो टेस्ट निगेटिव ही आती है, तो मैंने क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली, दिन खराब कर डाले, ये करने की जरूरत नहीं होती है। इसका मायना 2 जैसे बोला, सब लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे समझ के सबको समझाना है, ऐसा जो छुपा हुआ इंसान है उसको, दूसरा उसको समझा के उसको हिम्मत देने के लिए हमने अपने पैर आगे बढ़ाना है कि इसको डरना नहीं, और ये टेस्ट शायद वो निगेटिव भी होगी, ये हमको याद दिलवाना है उसको, ये बहुत जरूरी है ऐसे मुझे लगता है। आपने अगर एक देखा होगा एग्जाम के रिजल्ट्स जब आते हैं SSC वगैरह, आप बार बार पेपर में पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, और दूसरे दिन उसका लिखा हुआ आता है कि अरे वो पास हो गया था करके। ठीक है नहीं, ऐसे मत सोचना, थोड़ी मदद करना। हेल्थ, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेवारी होती है। जी, बहुत अहम आपने कहा कि सरकार के साथ साथ हमारी भी सहभागिता, सतर्कता बहुत जरूरी है। और संजीव, जिस तरह से जब हम सहभागिता, सतर्कता की बात करते हैं, जो कि काफी अहम है हम लोगों के हिसाब से, कितना अहम हो जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, खासतौर पर कोविड-19 जैसी इस बीमारी से लड़ने के लिए? पब्लिक का जैसे है, इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को अवेयर होना चाहिए, जो जनरल सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, हैंड हाइजीन की बात करते हैं, एक दूसरे से बात करने है, मास्क लगाना है, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, ये बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन या उनकी तरफ से जब तक ये पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसको फॉरवर्ड ले जाना और इम्प्लीमेंट कराना तभी संभव है जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें होगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट उतना ही है। लोगों में एक जो फियर रहता है, उनको ये अपने दिमाग से फियर हटाना पड़ेगा कि हर एक आदमी जिससे भी अगर कोविड है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, या किसी से देख लिया या हॉस्पिटल के पास चले गए तो पॉजिटिव जाएंगे। ऐसी चीजें दिमाग से निकालना बहुत आवश्यक है, और जनरल प्रिंसिपल्स हाइजीन के फॉलो करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि चेन को ब्रेक कर। No, there would be a fear in the minds of people who are being discharged post-treatment in hospitals on whether they would get reinfected, whether they would relapse. Dr. Ganga Khedkar is saying that those cases are nearly next to none. In your experience, have you come across such cases, or would you also say that this is a fear which is invalid in a sense? It's a misplaced fear by and large. I would say it's a misplaced fear which is uncalled for, that once you're getting discharged, what is described as advice that you should follow, you should self-monitor yourself. That is what people should do. But there's fear that it's going to relapse and they're going to get the disease again, and they'll never get cured. And I think that's an unplaced fear, and they should not really bother about it as such, and should not have these fears. Dr. Ganga Khedkar, your thoughts on whether this is going to be continuing exercise. Other countries have also changed the discharge policy, so has India. But in the times to come, would there be a review, or is there a continuous review that is on? And can we expect any change anytime soon, or maybe in the short term or medium term? One has to remember this is a new disease. When it's a new disease, people globally, world over, people are working on different aspects of the disease.
whenever a new evidence comes, if it is a strong evidence, then it is translated into change in guidelines, which essentially means what you have today will perhaps change, but I can only assure you it won't change every day, so that you keep on reading what we are issuing all the time, but it will change over a period of time as things emerge. जी डॉक्टर गुलेरिया, लास्ट कमेंट आपसे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमें मास्क के साथ और सैनिटाइजेशन के साथ और ग्लव्स के साथ रहना है, लेकिन हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में चीजें जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और ऊर्जा का संचार करेंगी पूरे विश्व में। बिल्कुल, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना ही है और यही देखना है कि इस लड़ाई में हमें आगे जीतना है। और ये बात भी समझने की जरूरत है कि कोविड जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस से, ये काफी टाइम तक हमारे साथ रहेगा और इसलिए हमारे जो लाइफस्टाइल है वो काफी हद तक चेंज होगा, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल बेटर रहेगा, चाहे वो मास्क हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो। तो इस पे हमें ढील नहीं देनी अभी तो, लेकिन ये उम्मीद है कि आस्ता आस्ता वी विल बी बैक टू व्हाट वी वर इन द पास्ट। जी डॉक्टर गुलेरिया, आप इस शो पर जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यतिन मेहता, आप भी जुड़े इस शो पर, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गंगा खेडकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ डॉक्टर संजीव मिश्रा जोधपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो दर्शक हैं, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो ये नई डिस्चार्ज पॉलिसी है उस पर तमाम मंथन करके साथ जो प्रमुख बिंदु थे या उससे अलग जो सवाल थे कोविड-19 से जुड़े, उनके जवाब हम आप तक पहुंचा पाए। लेकिन उससे भी पहले हम लगातार आपसे ये कहते हैं कि उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है और अपने हौसलों को बुलंद रखना है ताकि हम ये जंग जीत पाए। Absolutely. And the new discharge policy, the guests explained, is very much based on scientific evidence. One should not fear about the fear of transmission post-discharge with the change in this discharge policy. That's it then in this special broadcast. Thanks for watching. Namaskar.